हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी प्लस में 3 बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 6 जुलाई से, अभी आने वाली 6 जुलाई से। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अवेल करिए और इन 3 बैचेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देखिए। आप एक बार इसमें ज्वाइन होंगे तो आपकी प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की, तीनों की कंबाइंड जो तैयारी होगी, तीनों का कंबाइंड स्टडी मटेरियल हो या फिर कोई पीडीएफ हो या फिर कोई भी गाइडेंस हो, वो सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अनअकैडमी प्लस की। ठीक है, तो आप जो है ये मत सोचिए कि ये केवल प्री का है या मेंस का या इंटरव्यू का, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3 बैचेस 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप एक बार ज्वाइन करेंगे और टिल सिलेक्शन तक आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो आपको कराएंगे। ठीक है, प्लस इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो भाषा का जो एक रुकावट होती है वो आपके लिए नहीं होगी। हिंदी में अलग, हिंदी मीडियम का बैच अलग है, इंग्लिश का अलग है और बाइलिंगुअल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा, जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही एडवांस तरीके से और हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न की तरह डिज़ाइन करा जाता है और बहुत ही वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन फैकल्टी के द्वारा डिज़ाइन करा जाता है। जैसा कि आपका एग्जाम आप देने जा रहे हो हूबहू वैसा आता है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ओवरऑल सिलेबस की बात हो गई या पूरे स्टडी मटेरियल की बात हो गई, यहाँ तक कि यूपीएससी में जो हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ते हैं उनके पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे और आपको अनअकैडमी प्लस के बहुत ही ज़्यादा गुणवान टीचरों से पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप बिना देरी करे 6 जुलाई का जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसको ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, उसका कोर्स अवेल करिए। बट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना है, उसको ज्वाइन करना है, तो आपको कौन सा कोड यूज़ करना है? रेफरल कोड, वो है RANK10 रैंक 10 रेफरल कोड यूज़ करते ही आपका जो भी कोर्स फीस होगा उसमें 10% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस इसके साथ ही साथ आपको आरती मैम के गाइडेंस में, उनके पर्सनल गाइडेंस में आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। आप उनके मार्गदर्शन में उनकी सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनकी बुक्स, वो जो भी चीज़ें, जो भी उनका सब्जेक्ट है, वो सारी नॉलेज वो आपके साथ शेयर करेंगी। तो प्लीज़ बिना देरी करे जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस को। और कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे? रैंक 10। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 6 जुलाई से तीनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। प्री मेंस इंटरव्यू के, हिंदी इंग्लिश मीडियम के और बेस्ट टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा। पूरा कोर्स का मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये इसमें हम लोग जानेंगे टेम्परेचर के बारे में कि कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को पढ़ने से पहले हम लोग जान चुके हैं कि अगर इन्वर्जन, व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट। तो अगर ऑपोजिट हो रहा है तो यानी कि किस चीज़ का ऑपोजिट हो रहा है, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो एक बार उसकी तरफ से जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तापमान का व्युत्क्रमण है, तो एक बार हम तापमान जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, आई होप आप सबको पता होगा ये क्या चीज़ होती है। कि कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, हम इसको टच करते हैं और टच करके हमें फील होता है कि ये मार्कर या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, या तो ये वार्म होगा या काफ़ी कोल्ड होगा। तो ये जो वार्म और कोल्ड की कंडीशन होती है, इसी को मेजर करना, इसी को मापना, ये किसके थ्रू मापा जाता है? किसकी हेल्प से? तो तापमान से। ठीक है ना, ये इसका तापमान बताता है। ठीक है, तो तापमान जो होता है, अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है छोटा सा कि जो तापमान है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी अर्थ पे एक जैसा तो है नहीं। हमको पता है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ पोल या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ, जो टेम्परेचर है वो क्या होता रहता है? डाउन होता जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की? वितरण की। तो ये जो वितरण है ये कैसा है? ये असमान है। पूरी पृथ्वी पे हमारे टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो असमान है। आपको कहीं पर देखने को मिलेगा गर्म मरुस्थल देखने को मिलेंगे और कहीं पर देखने को मिलेगा ऐसा ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। आप अगर अंटार्कटिका, आर्कटिक पोल की बात करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत है, माइनस में भी बहुत ज़्यादा कम है। और यही आप 0 डिग्री पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या टेम्परेचर मिलेगा? 50+ मिलेगा टेम्परेचर, 60+ मिलेगा। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये असमान है टेम्परेचर का पूरी पृथ्वी पर। तो इस असमानता का क्या कारण है? इस असमानता का जो रीजन है वो क्या है? तो ये कई सारे कारकों पर डिपेंड करता है। इसका जो कारण है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहला जो फैक्टर आएगा
वो क्या है, उसी को बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड, या इसको क्या बोल रहे हैं, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा। ये हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि भैया अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पे ये 0 डिग्री है और ये क्या है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ये क्या है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, तो इसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और इसी को क्या बोल रहे हैं, मकर रेखा। तो हमको पता है कि पूरी पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डेफिसिट, यानी कि जो जहां पर सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाएगी, तो वो कहां पर मिलेगा, टेम्परेचर यहां पर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमको मिलेगा, है ना, कहां पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया होता है, यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। और बियॉन्ड कर्क रेखा जाएं या बियॉन्ड मकर रेखा जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहीं पे टेम्परेचर जो है, उस टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जैसे क्लाइमेट में हम लोगों ने एक बार जाना कि भैया जो सन होता है तो उसकी पोजीशनिंग भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक, कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा। तो जो सन होता है वो कहां से कहां मूव करता है कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा। बेसिकली सन का मूवमेंट नहीं है, हमारी पृथ्वी जो है मूव करती है, बट हमारी पृथ्वी क्या है, टिल्टेड है। तो कभी जो है सन की पोजीशनिंग एकदम कर्क रेखा के ऊपर हो जाती है, कभी सन की पोजीशनिंग मकर रेखा के ऊपर हो जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया जो सन है वो मूव कर रहा है, इसी को वर्ड यूज करते हैं क्या, ITCZ, ठीक है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ का जो शिफ्टमेंट होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, इसीलिए जो ये पृथ्वी का रीजन है इसी को क्या बोलते हैं, ये डेफिसिट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरप्लस रीजन है। यहां पर क्या है, ये टेम्परेचर अधिशेष हो जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो देखिए इन अक्षांश से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे या इस अक्षांश से आगे की तरफ जाएंगे तो आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो अक्षांश है वो हमारे टेम्परेचर का वितरण जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, किस लैटिट्यूड पे ज्यादा, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या मिलेगा, इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर जो टेम्परेचर है उसमें क्या मिलेगा, डिक्रीज्ड, ये टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इक्वेटर से पोल की जाने की तरफ हम लोग कौन सी दिशा में अग्रसर हैं, हम लोग अक्षांश की दिशा में अग्रसर हैं। ये अक्षांश को क्रॉस करके जा रहे हैं, हम लोग देशांतर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसको क्रॉस कर रहे हैं, अक्षांश को, ठीक है ना, लैटिट्यूड को। तो ये पहला फैक्टर है जो हमारा तापमान जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, इसको ऊंचाई बोले या जो इसका वर्ड यूज होता है उत्तुंगता, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट से मतलब है इसका, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मतलब ये है, हमने जाना है, हमको ये पता है कि हम लोग ये वायुमंडल में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब चूंकि पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर अगर बात करें इस वाले लेयर की तो यहाँ पर कौन सी लेयर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की खास बात क्या होती है कि भैया अगर क्षोभ मंडल की हाइट बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो डाउन होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाइट तो बढ़ रही है बट उसके करस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया है कि भैया जो वायुमंडल है वो किसके थ्रू गर्म होता है, वो गर्म होता है LWR के थ्रू, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू। वायुमंडल नीचे की परतों से गर्म होना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो नीचे की परत का टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। इसी को बोलते हैं, एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब है सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, ठीक है ना। ये नॉर्मल लैप्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नुकसान होना। तो नुकसान किसका हो रहा है, घट कौन सी चीज रही है, टेम्परेचर। हाइट तो इंक्रीज हो रही है बट टेम्परेचर घट रहा है। तो एल्टीट्यूड जो है बेसिकली कैसे डिसाइड होता है, एल्टीट्यूड हमारे टेम्परेचर को डिसाइड करता है। कैसे कि भैया जितनी हाइट पर आप जाएंगे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर समुद्र तल की बात करें, अगर यहां पर समुद्र तल की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। और जबकि किसी पहाड़ की ऊंचाई पर आप चले जाएंगे, पहाड़ की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वहां पर आपको क्या, मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, समुद्र तल में जा रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है।
और जबकि पहाड़ की ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वहां पर क्या काम करता है, ड्यू टू नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ह्रास दर। और ये कहां पर, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं, बट चूंकि हम लोग टेम्परेचर की बात स्थल मंडल पे कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो एल्टीट्यूड है वो भी डिसाइड करता है कि हमारा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ें देख ली कि टेम्परेचर को डिसाइड करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं। पहला तो था अक्षांश और दूसरा क्या था, लैटिट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारा समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी का क्या मतलब है, ध्यान देना, मैंने तुम्हें एक बारी पहले भी बताया था कि जो हमारा स्थल मंडल होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडी। तो जो हमारा वाटर बॉडी है, यानी कि जल राशियां हैं, तो वो क्या होती हैं, देर से गर्म होती हैं, देर से ठंडी होती हैं। तो उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो स्थल की अपेक्षा कम रहता है। देखो इस बात को समझो, जैसे कि अपना ये भारत है, ठीक है, तो साउथ इंडिया में क्या है, यहाँ पर पूरी वाटर बॉडी है, यहाँ पर पूरी वाटर बॉडी है, चारों तरफ कैसा है, प्रायः द्वीप है ना, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, या तुम जितना अपने यूपी की बात करें, या बिहार की बात करें, या एमपी की बात करें, अब यहाँ पर क्या है, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो ये सारे कोस्टल रीजन है। तो देखो जब तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो देखोगे जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं, जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं, यहाँ पर तुम्हें जो टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको कि हम डेल्टा टी से दिखा रहे हैं, ये क्या मिलेगा, ये लेस मिलेगा। और जबकि तुम अगर बीच में स्थल की बात करोगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये मैक्सिमम मिलेगा। देखो कैसे, अगर हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई की, है ना, मुंबई की बात करें तो वो कोस्टल एरिया है। तो अगर मुंबई में क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर कितना गया, मान लेते हैं कि दिन का टेम्परेचर जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात का टेम्परेचर कितना जाता है, रात का बहुत ज्यादा डाउन होगा तो 25 डिग्री, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर यहीं पर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या बिहार या मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसकी बात कर लें, तो यहाँ पर दिन का टेम्परेचर कितना होता है, दिन का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली पहुंचता है 40 डिग्री, हालांकि इससे ऊपर भी जाता है, एक ऑन एन एवरेज ले लेते हैं 40, विंटर समर्स की बात कर रहे हैं। रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, रात का टेम्परेचर हो जाएगा 28, तो इन दोनों का डिफरेंस काउंट करो कितना आया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्वियसली ये ज्यादा है। तो कहने का मतलब है समुद्र से जितना दूर जाओगे, समुद्र से जितना दूर जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा, जबकि जो ये कोस्टल एरियाज होते हैं, जो बाउंड्री लाइन पे सेट स्टेट्स होते हैं, जो सिटीज होते हैं, तो उनके टेम्परेचर डिफरेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिन में और रात में सेम टेम्परेचर ही रहता है, मुश्किल से 3 या 4 डिग्री का फर्क रहता है। तो कहने का मतलब है जो समुद्र से दूरी होती है ये भी तापमान के वितरण को बताती है। समुद्र से जो दूरी है, समुद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर डेल्टा डिफरेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी दूरी इंक्रीज करेगी उतना ही डेल्टा टी इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 इसके कारक देख लिए कि भैया टेम्परेचर जो है वो कैसे डिसाइड होता है। एक और इसका कारक देख लेते हैं क्या होता है, उसको बोलते हैं वायु संहति, है ना, या महासागरीय धाराएं। वायु संहति का मतलब होता है, इसको बोलते हैं एयर मास, और ये हमको पता है क्या बोलते हैं, ओशनिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वायु संहति क्या होती है, वायु संहति के बारे में हम ब्रॉड लेवल पे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। तो तब तक के लिए इसको अभी तक केवल इतना जान लीजिए कि तापमान में इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है कि अगर भाई जो कोल्ड एयर मासेज होते हैं, जो कोल्ड एयर मास है, तो वो जिस स्थल मंडल के ऊपर, जिस स्थल मंडल से संपर्क में रहेगा, कोल्ड एयर मास जिस स्थल मंडल से संपर्क में रहेगा उसका टेम्परेचर क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा, यानी क्या कर देगा, कम कर देगा। सेम एज इट इज जो वार्म एयर मासेज होते हैं या जो हॉट एयर मासेज होते हैं वो क्या टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कोई लॉजिक नहीं, अभी केवल इतनी चीज जान लो कि भैया कोल्ड एयर मास के संपर्क में जो स्थल मंडल आएगा तो उसका टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा, और वार्म एयर मासेज कहीं पर होंगे तो उसका टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। सेम एज इट इज ओशियन करंट्स जो होते हैं, अब ओशियन करंट्स भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हमको पता है।
वार्म और कोल्ड, तो कोल्ड ओशन करेंट्स जहां पर जिसकी कोस्टल लाइन पे, फॉर एग्जांपल कि ये इंडिया है, फॉर एग्जांपल कि ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल अगर कोल्ड करंट होता, कोल्ड महासागरीय धाराएं यहां पर होती, तो ये पूरा रीजन जो देख रहे हो आप, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सबका जो कोस्टल एरिया है ये काफी ज्यादा कोल्ड रहता इन कंपैरिजन टूवर्ड्स ये अरेबियन सी वाले कोस्टल से, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर काफी डाउन होता, सेम एज इट इज। अगर बे ऑफ बंगाल जो है वो वार्म ओशन करंट होता, तो यहाँ का टेम्परेचर बाकी प्रायद्वीपीय भारत से कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि जो एयर मासेस होते हैं और ओशन करंट्स होते हैं, चूंकि ये दोनों टाइप के होते हैं, कोल्ड और वार्म, तो ये अपने कांटेक्ट में आने वाले स्थल मंडल का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 4 जो फैक्टर्स थे वो पढ़े। सबसे पहले अक्षांश पढ़ा, तो अक्षांश का सीधा सा मतलब ये था कि भाई 0 डिग्री से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। दूसरा हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा, सॉरी एल्टीट्यूड पढ़ा, तो एल्टीट्यूड में ये था कि भैया जितना स्थल से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। इसको एक वर्ड यूज हो रहा है, ये याद रखना, नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि भैया वायु संहति और महासागरीय धाराएं जो होती हैं ये भी टेम्परेचर डिसाइड करती हैं। अगर वो कोल्ड होंगी तो टेम्परेचर डाउन कर देंगी, अगर वो वार्म होगी तो टेम्परेचर हाई कर देंगी। चौथा हम लोगों ने देखा समुद्र से दूरी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी भी जो है वो बढ़ेगा। जितना समुद्र से दूर जाओगे उतना ज्यादा गर्मी फील होगी, उतना ज्यादा ठंडी फील होगी। दोनों ही चीजें पर्याप्त मात्रा में आपको फील होंगी। जितना ज्यादा आप समुद्र के पास आएंगे तो डेल्टा टी कम होगा, कम गर्मी लगेगी, कम ठंड लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो टेम्परेचर डिसाइड करती थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम लोग अब किसकी तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन की तरफ। मैं बार बार आपसे एक लाइन बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखिए, वो बहुत ज्यादा फायदा करेंगे आपको। चाहे बड़ा वीडियो हो चाहे छोटा वीडियो हो, उसको देखो जरूर। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और केवल वही चीजें समझाने की कोशिश करी है जो तुम्हारे प्री और मेंस दोनों में तुम्हें मदद करेंगी, ठीक है। इसके अलावा आलतू फालतू चीजों को मैंने कट पेस्ट मार दिया है, मतलब कट कर दिया, ठीक है। तो खैर, तो देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन क्या चीज है। तो ये देखो क्या होता है कि भाई टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है। इसको एक लाइन में डेफिनेशन लिखूंगा, कभी नहीं भूलोगे। देखो, हमको पता है जब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोल रहे थे नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। यही नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो जब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यही नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो जब रिवर्स हो जाएगा तो क्या कहलाने लगेगा, वो कहलाने लगेगा टेम्परेचर इन्वर्जन। रिवर्स हो जाने का मतलब है कि अब टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे बिहेव करेगा कि हाइट तो बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइट तो बढ़ ही रही है और उसके साथ साथ तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का बेसिक डेफिनेशन। ये है उसकी किताबी परिभाषा जो हमें एक लाइन में समझ में आती है, ठीक है। ऐसे ही करके अपनी कॉपी में इस लाइन को लिख लो कि भैया हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। ये तो नॉर्मल लैप्स रेट है। ये है क्या, ये है सामान्य क्रिया, ये नॉर्मल कंडीशन है। और नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल लैप्स रेट जो है, इसको जब रिवर्स कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, टेम्परेचर इन्वर्जन यानी कि तापमान का व्युत्क्रमण पे। और ये क्या कहता है, ये कहता है भैया हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब देखो ऐसा फिनोमेना होता क्यों है, देखो ध्यान से। देखो, हमको पता है कि जो ट्रोपोस्फेयर है पृथ्वी के ऊपर, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के 10 किलोमीटर ऊपर तक ये कौन सी लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। इसके और 50 किलोमीटर तक ये कौन सी लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। अब 10 किलोमीटर से लेकर और कुछ 20 किलोमीटर तक यहां तक जो लेयर आती है, ध्यान से देखना, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे ट्रोपोपॉज। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। याद रखो इसको, ये डायग्राम एकदम तुम्हें याद हो जाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, तुम जाके उस वीडियो को देखो और देखो किस तरीके से डायग्राम जो है वो वर्किंग हो रही है, ठीक है।
ये जो है ये ट्रोपोपॉज है। क्षोभ सीमा जो होती है वो क्या करती है, वो दो मंडल्स को, दो लेयर्स को आपस में डिवाइड कर रही है, बट इसका नाम क्षोभ सीमा क्यों है, ध्यान से देखो। ये ट्रोपोस्फेयर जो है, हमको पता है ट्रोपोस्फेयर जो है ये पूरा जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में जो हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी का धरातल है, तो पृथ्वी के धरातल से जब कोई वायु ऊपर उठेगी, ठीक है ना, कोई वायु ऊपर उठेगी। अब कोई वायु ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि वो गर्म होती है। गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। हल्की चीजें हमेशा क्या होंगी, लाइटर एलिमेंट्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हल्की वायु है, हल्की वायु हमेशा अपवर्ड मूव, डायरेक्शन इसका अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड जाएगी और अपवर्ड जाते जाते ये ठंडी होती जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जैसे वायु ठंडी होती जाएगी तो वायु भारी होती जाएगी। अब जैसे ही ये ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करती है, मेरे मार्कर के पॉइंटर को देखना, जैसे ही ये ट्रोपोस्फेयर के पॉइंट सीमा को क्रॉस करती है और ट्रोपोपॉज में पहुंचती है, तो हमें पता है कि ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर है वो सेम जाता है। अब ट्रोपोपॉज में सेम टेम्परेचर जा रहा है और ट्रोपोपॉज को क्रॉस करते ही जैसे ही वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में प्रवेश करती है, तो हमें पता है कि समताप मंडल की खास बात ये होती है कि भाई इसमें अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है, यहां पर अगर ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर सूरज की जो आने वाली SWR है, इसके अंदर जो यूवी होते हैं इनसे गर्म होती है। तो ये वाली जो लेयर है ये ऊपर से गर्म होना स्टार्ट होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे ही ये जो ठंडी एयर है ये ट्रोपोपॉज को क्रॉस करके, क्षोभ सीमा को क्रॉस करके समताप मंडल में प्रवेश करती है। समताप मंडल में प्रवेश करते ही इसको क्या होगा, इसको हल्का सा टेम्परेचर फील हो जाएगा, इसको हल्का सा टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। और ज्यादा लगेगा, देखो हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने पे ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा नीचे का कम। यहां क्या था, यहां पे ऊपर का टेम्परेचर कम था। जैसे ही वो समताप मंडल में प्रवेश करेगी इसको ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। और जैसे ही कोई ठंडी वायु वो किसी गर्म जगह पर पहुंचेगी तो उसके चारों तरफ गर्म है, गर्म का मतलब लाइटर एलिमेंट्स हैं, और वो वायु खुद में भारी है। तो भारी है तो क्या हो जाएगा, अब वहां से रिवर्स बैक होगा और वो पृथ्वी पर वापस से डिसेंड करेगी, वापस लौटेगी। बट यहां पर देखो थोड़े समय के लिए ही सही, बट हमें तापमान का व्युत्क्रमण देखने को मिला कि भैया स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ टाइम के लिए हाइट बढ़ने पे क्या बढ़ रहा था, टेम्परेचर जो था वो बढ़ रहा था। तो ये था बेसिक जो था वो था तापमान का व्युत्क्रमण, ठीक है। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो ये तो आपको समझ में आया, आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कि एटमॉस्फेयर में ये चीज तुम्हें कहां देखने को मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जैसे क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कि भाई जो विंटर्स होते हैं, जो ठंडी होती हैं, सर्दियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल कि हमारा स्थल मंडल है, तो हमारा स्थल मंडल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो जब विंटर्स में, अगर विंटर्स की बात कर रहे हैं, विंटर्स में जो नाइट होती हैं, जो रातें होती हैं, हमको पता है वो काफी लंबी होती हैं, लॉन्ग नाइट्स होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। तो क्या होता है कि अब विंटर्स है तो टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, तो अब रात की बात कर रहे हैं, तो रात में क्या होता है, एक तो वैसे ही विंटर का टेम्परेचर डाउन है, दूसरा नाइट में क्या होगा कि ये जो स्थल मंडल है वो और ज्यादा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये जो स्थल मंडल है ये काफी क्या हो जाएगा, ये कोल्ड हो जाएगा। अगर ये स्थल मंडल जो है वो कोल्ड हो जाएगा तो हमको पता है, एक प्रोसेस हमने पढ़ा, एक वर्ड यूज करा था, मैंने आपको बताया था चालन। चालन का मतलब होता है कंडक्शन। कंडक्शन ये कहता है कि भाई दो बॉडीज आपस में जब कांटेक्ट में आती हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाई टू लो। तो यहां के ऊपर कोई भी अगर एयर है वो अगर इस कोल्ड बॉडी के ऊपर मूव कर रही है तो अब क्या होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन यानी कि चालन, ये जो लेयर है, ये जो एयर है वो क्या हो जाएगी, इसका टेम्परेचर इसके टच में आने से इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि ये जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वो पहले से जो है वो और ज्यादा कूलर हो जाएगी, ये कूल हो जाएगी एयर, इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ये ठंडी होने लगेगी। अब देखो यार ये ठंडी हो जाएगी, इसके ऊपर भी एक एयर है, इसके ऊपर भी कई सारी एयर है, यानी एयर की पूरी लेयर्स बनी हुई है ना। तो अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये अपने कांटेक्ट में आने वाली एयर को ठंडा करेगी। तो कहने का मतलब है कि एकदम से ये चीजें नहीं हो जाएंगी ठंडी की, तुरंत ठंडी हो गई, सारी एयर का पूरा जो मास था वही कोल्ड हो गया, नहीं। जो नीचे की एयर की लेयर है, इस एयर मास की जो नीचे की लेयर है एयर की, वो ठंडी हो रही है,
है ना, क्योंकि वो इस मतलब सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है। बट इसके ऊपर की लेयर जो है अभी कैसी है, वार्म है। ध्यान से देखो, इसके ऊपर की लेयर जो है एयर, वो अभी वार्म है। तो आप सोचो, यहां से तुम ऊपर जाने की कोशिश करो तो यहां पे तुम्हें टेम्परेचर क्या मिलेगा, फॉर एग्जांपल कि यहां तुम्हें टेम्परेचर मिलेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर जाओगे तो मिलेगा 12 डिग्री, फिर 15 डिग्री और फिर 20 डिग्री। तो देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया कि भैया हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये कब होता है, इसकी जो परफेक्ट कंडीशंस होती है वो होती है विंटर्स की नाइट में, और ये नाइट में ही चलेगा। जैसे ही दिन आता है तो दिन में क्या होगा, इंसोलेशन आएगा, तो इसका टेम्परेचर डाउन जो है वो सरफेस का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है ये फिर से खत्म हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी, और वापस से हम लोग क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें कैसे हो रही, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा ही एक एग्जाम्पल छोटा सा लें, जैसे एनसीईआरटी में एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है माउंटेन्स का, तो देखो माउंटेन्स के केस में क्या होता है कि अगर कोई माउंटेन है, ठीक है ना, ऐसा माउंटेन है, तो माउंटेन में ये क्या है, ये क्या हो जाती है, ये इसकी वैली है ना, ये इसका टॉप है माउंटेन का। तो माउंटेन की टॉप की बात करें तो हमको पता है कि टॉप का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जो ये यहाँ पर जो घाटी देख रहे हो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब जहां पर टेम्परेचर कम होगा तो सेम एज इट इज वहां पर जो भी एयर मूव करेगी तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यहां पर जो एयर मूव करेगी वो भी ठंडी हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जब एयर का मास यहां पे ठंडा हो जाएगा तो ठंडी एयर क्या होती है, भारी, वो डेंसर होती है, वो हैवियर होती है। अब थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, इरोजन में क्या होता है, हर चीजें इरोजन में मास वेस्टिंग में क्या होता था, ग्रेविटेशन के फोर्स के थ्रू जो भी अनऑर्गेनाइज रॉक्स थे उनको पुल कर लिया जाता था। सेम एज इट इज यहाँ पर जो एयर मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो है वो क्या हो जाएगा, माउंटेन्स के नीचे आ जाएगा। अब माउंटेन्स के नीचे आएगा, अब चूंकि ये भारी एयर मास है, ये हैवियर है, क्योंकि ये क्या है, ये कोल्डर है। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर जो एयर होगी वो कैसी होगी, वो एयर वार्म होगी। तो अब सोचो, वार्म एयर होती है लाइटर, कोल्ड एयर होती है हैवियर। तो जब कोल्ड एयर वार्म एयर के एरिया में आएगी, जब कोल्ड एयर वार्म एयर के एरिया में आएगी तो जो भारी चीज है वो हल्की चीज को तो हटा ले जाएगी। तो क्या होगा, अब जैसे ही जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर के एरिया में आएगी तो वार्म एयर को पुश करेगी और ऊपर की तरफ फेंक देगी और अपना नीचे जाके वैली में अपना आराम से बैठ जाएगी। तो यहां पर वैली में जो है वो नीचे की तरफ कौन सी एयर हो जाएगी, यहां पर कूल एयर हो जाएगी, और कूल एयर के ऊपर कौन सी एयर हो जाएगी, यहां पे वार्म एयर हो जाएगी। तो अब देखो ध्यान से, अगर फिर वही बात है, फिर नीचे से चलना स्टार्ट करें तो वैली में अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको ठंड फील हो रही है। जैसे जैसे वो माउंटेन के ऊपर जा रहा है तो जहां जहां तक कूलर एयर है, जहां तक जो कोल्डर एयर है वहां तक उसको टेम्परेचर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो ऊपर अब कौन सी एयर है, ऊपर है वार्म एयर, तो पहले टेम्परेचर होगा 12, फिर होगा 15, फिर होगा 20। तो यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो था टेम्परेचर इन्वर्जन का। बेसिकली ये क्या चीजें हैं, ये हैं चीजें कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो वो सारी कंडीशन क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं टेम्परेचर इन्वर्जन है, तापमान का व्युत्क्रमण। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से जल्दी जाके देखिए, और प्लीज उसको देख के नोट जरूर बनाइए। जो भी उसमें आपको अच्छी चीज लगती है, जो आपको शॉर्टकट लगता है, जो मैं फ्लो चार्ट बना के आपको बताता हूं, वो सारी चीजें उसमें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी रिवाइज करने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिए। जय हिंद।